एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 3 में हम जो सोल्व करेंगे वो x बराबर 0 पे नहीं, x बराबर 1 पे सोल्व करेंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन किए इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल और एक सामान्य एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं जिसके अंदर x बराबर 0 पर हम सोल्व करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम x बराबर 0 पर सोल्व नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है x बराबर 1 पे इसको सोल्व करना है। आप इसको चाहे तो x बराबर 0 पे भी सोल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 1 और x बराबर 1 पे सोल्व करना काफ़ी ईजी है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा क्यों है? यदि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता तो भी मैं सोल्व करता तो इसको x बराबर 1 पे ही सोल्व करता, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 पे इसको सोल्व करना ज़्यादा ईजी। अब मुझे कैसे पता चला कि ये ज़्यादा ईजी होगा x बराबर 1 और x बराबर 0 से थोड़ा कठिन है? तो इसका रीज़न मुझे पता चल रहा है इससे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x-1, यहाँ पे भी आ रहा है x-1 और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको यदि आप इस तरह से लिखोगे x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो हमारा पहले हम सोल्व करते थे तो उसमें एक साइड 0 होता था, इस बार भी हम सोल्व कर रहे हैं तो एक साइड में 0 हो रहा है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या होना चाहिए x-1। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे x नहीं है, x की बजाय यहाँ पे क्या बन रहा है x-1 के पद बन रहे हैं। x-1 के पद बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x-1 को हम x बराबर 0 लिख सकते हैं यहाँ से, तो x बराबर 1 लिख सकते हैं यहाँ से। तो x बराबर 1 पे इसको सोल्व करना ज़्यादा ईजी है, इसलिए क्वेश्चन में आगे से हमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 पे इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोल्व करते हैं। डिफरेंट तरीका क्या है कि जहाँ पे हम x यूज में ले रहे थे, अब x के बजाय हम क्या लेंगे x-1 यूज में लेंगे। अब ये कैसे करते हैं कि x के स्थान पे x-1 यूज में लेना है, ये कैसे पता चलता है? तो ये इस तरह से पता चलता है, हमें सिमेट्री बनाना पड़ता है, यानी कि हम x बराबर 0 पे सोल्व कर रहे हैं और इस बार हम सोल्व कर रहे हैं x बराबर 1 पे। तो इन दोनों में चेंज क्या है? यहाँ पे देखो इस साइड में 0 होना चाहिए, इस साइड में 0 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा x-1 इक्वल टू 0। अब इस साइड में भी 0 हो गया, तो चेंज क्या हुआ इसमें और इसमें दोनों में चेंज क्या है? x है तो x के स्थान पे इसमें क्या रहा है x-1, यानी कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमें क्या लिखना है x-1 लिखना है और प्रोसेस पूरी तरह सेम रहेगा, बस केवल इतना सा चेंज करना है हमें। तो सोल्व करते हैं, इसका हल मानेंगे। सबसे पहले हम हल मानने के साथ आपको पता होगा कि ये साधारण बिंदु होना चाहिए, तभी इसको सोल्व करेंगे हम। तो ये साधारण बिंदु आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि आप x का मान यहाँ पे एपेक्स क्या हो, एपेक्स यहाँ पे एपेक्स का मान तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे डबल अवकलन का जो गुणांक वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो, x का मान कुछ भी पुट करो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो x का मान यदि आप 1 पुट करोगे तो भी ये तो 1 ही रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट है और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 इसका साधारण बिंदु है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए इसका हल मानेंगे। हल मानते हैं इस तरह से, तो ये हल मान लिया हमने, इसका x बराबर 0 इसका साधारण बिंदु है और इसका हल मानेंगे इस तरह से, ये मान लिया हमने इसका हल। अब यहाँ पे देखो, जब हम पहले सोल्व करते थे तो इसका हल इस तरह से मानते थे, सिग्मा आर 0 से इनफाइनाइट और ए आर x की पावर r, इस तरह से हल मानते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या समझा था कि x के बजाय हम क्या लेंगे x-1 लेंगे। तो यहाँ पे x आता था तो x के बजाय मैंने क्या लिया x-1 लिया। आप नोट कर सकते हो, मैंने इसको डिफरेंट कलर में भी दिखाया कि आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब ये हल मान लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे y हमें मिल चुका। अब इसके बाद dy/dx और y का डबल अवकलन दोनों हमारे पास होना चाहिए, तो हम इससे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दोनों मान हम प्राप्त करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। देखो सिग्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा तो ऐसे कैसे आ जाता है यहाँ पे, बाकी जो बचता है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो हम इसका अवकलन करते हैं केवल अंदर वाले का, इसका अवकलन किया तो ये आ गया। और दूसरी बात, यहाँ पर देखो घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे r का मान 0 पुट करेंगे तो घात तो नेगेटिव हो जाएगी, तो घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे r का मान 0 नहीं, r का मान 1 होगा। यहाँ पे 1 से लेकर इनफाइनाइट चलेगा। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया। और यहाँ पर आप डबल अवकलन करोगे तो डबल अवकलन के लिए क्या करोगे, इसका फिर एक बार अवकलन करोगे। सिग्मा में कोई चेंज नहीं आता, सिग्मा तो ऐसे कैसे आएगा। और आर का इसका एक्स के सापेक्ष डबल अवकलन किया तो इस तरह से आ गया। ये जो आर चलता है इसमें ये कांस्टेंट है, तो ये आर कांस्टेंट है इसलिए इस तरह से आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर इसका डबल अवकलन कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो आर का मान कभी भी, ये घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, आर का मिनिमम मान कितना है, आर का मान कम से कम मैं 0 रख सकता हूँ, ये 2 रख सकता हूँ। 2 से छोटा रखूँगा तो 0 आ जाए, ये माइनस में आएगा यहाँ पे मान। तो आर का मान क्या होगा, 2 से इनफाइनाइट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर का मान 2 रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर 0 से चालू है, यहाँ पे 1 से चालू है और यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कभी भी किसी भी इक्वेशन में यूज भी नहीं आता, लेकिन फिर भी लिखने में हमें ध्यान में रहना चाहिए, हम गलत नहीं लिखते हैं।
सही लिखना चाहिए हमें इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, आगे हमारे पास तीनों मान मिल चुके हैं, तो ये मान हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये तीनों मान हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले तो क्या करते थे, x की घातों को, समान घातों को इकट्ठा करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-1 की जो समान घातें हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी घातें यहाँ पे बनने वाली है। तो ये जो पहला पद है इसके अंदर देखो r-2, यानी कि x-1 की जो घात बनेगी r-2 ये बनेगी। एक पद तो हमारे पास इस तरह का बनेगा इसके अंदर। दूसरी घात कैसी बन सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है और ये पावर 2 इससे गुणा होगी यहाँ पे, तो पावर 2 इससे गुणा होगी, तो यहाँ पे देखो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये इसमें ऐड होगी, तो यहाँ पे r+1 हो जाएगी। तो r+1 एक पद हमारे पास इस तरह का बनेगा और दूसरा पद यहाँ पे ये इसके अंदर गुणा होगा तो r+1 हो जाएगी, यानी कि यही पद बनेगा पृथ्वी। तो यानी कि हमारे पास दो पद बनेंगे और इस तरह के बनेंगे। एक पद बनेगा जिसके अंदर इस तरह की घातें बनेगी और दूसरा पद बनेगा जिसमें इस तरह की घातें बनेगी। तो यहाँ से इस तरह की जो घातें बनेगी उसके पदों को हम कॉमन करके लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 या 1 में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया था अभी मैंने कि इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से घातों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया इसको। ये कैसे किया यहाँ पे आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लो कि इस पद को लिखना है। इस पद को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करेंगे यहाँ पे कि x-1 और इसकी पावर होगी r-2। तो इसके जितने भी पद बनेंगे उन सबको हम इकट्ठा करके लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको नोट करते हैं, x की पावर r-2 केवल यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी ये पद नहीं बनेगा तो इसके साथ में केवल यही एक पद आएगा। ये जो पूरा पद है यहाँ पे डायरेक्ट ये उठा के यहाँ पे रख देंगे हम। तो यहाँ पे रखेंगे ये पूरा पद यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ये एक पद आ चुका है यहाँ पे पूरा, और ये पद पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के रूप में आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पद आया x की पावर r-2, ये पद ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया। ये जो पूरा यहाँ पे उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर। और दूसरा जो पद है जिसके अंदर हमारे पास जो घातें बन रही है r+1 बन रही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर माइनस ये r+1 रहे, r+1 वाला पद। तो r+1 के जितने भी पद बन रहे हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करके लिखना है इसके अंदर हमें। तो यहाँ पे देखो इसको मैं अंदर गुणा करूँगा तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये तो बाहर चला गया, ये देखो कोष्टक के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, AR और R। तो यहाँ पे केवल AR और R, केवल ये पद बचा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो पद है ये तो पूरा पद नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और ये घात अंदर गुणा होगी तो r+1, तो r+1 ये पूरा पद तो बाहर आ चुका। और यहाँ पे क्या है 4AR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4AR, केवल इतना सा पद बचा। और इन दोनों को ऐड करके लिखना है क्योंकि ये भी पूरा पॉजिटिव के अंदर है, तो ये पूरा ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इस पूरे को ऐड करके ही लिखा हुआ और कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि r-4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी r-4 ही है क्योंकि ये r तो कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अधिकतम घात का गुणांक है उसको हम 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, r+1, तो r+1 है, तो ये जो पद बन रहा है इसके गुणांक को हम 0 के बराबर लेते हैं। पहले हम x के गुणांक को 0 के बराबर लेते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे x-1 की ये जो पावर है r+1 इसका जो गुणांक है उसको 0 के बराबर लेंगे। तो हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पद तो ये बनेगा इस तरफ से, तो मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे इसके गुणांक को हम 0 के बराबर कर रहे हैं, ये जो है इसके गुणांक को हम 0 के बराबर कर रहे हैं क्योंकि यही अधिकतम घात है r+1, इसकी अधिकतम घात की गुणांक को ही करते हैं हम। तो अधिकतम घात ये है और इस पद का जो गुणांक है इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इस साइड पे तो हमारे पास केवल एक पद बचेगा, ये AR r-4, केवल ये पद बच रहा है इस साइड में। तो अब इस साइड में भी ये पद बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो r-2 है, तो r-2 का गुणांक नहीं चाहिए हमें, r+1 होनी चाहिए यहाँ पे। तो r का मान हमें यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है कि r+1 बच जाए। और यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे r का मान 2 से शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू के लिए तो घात माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे r का मान 2 से इनफाइनाइट चल रहा है। तो यहाँ पे r का मान कुछ ऐसा रखना है कि ये जो r-2 है ये बदल जाए किस में, r+1 में। तो मान लो मैं r के स्थान पे r रख देता हूँ, कैपिटल R, तो यहाँ पे r के स्थान पे ये r रख दिया मैंने। तो r-2 तो ये किस में बदल जाएगा, r+1 में बदल जाएगा। अब इसको पक्षांतरण करके r का मान यहाँ से देखेंगे तो r+3,
यानी कि आर, ये जो आर है यहाँ पे, ये स्मॉल आर, इसके स्थान पे r+3 रखता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं r+3 रखूँगा, ये जो गुणांक इसकी घात है वो r+1 बन जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे r के स्थान पे r+3 रखेंगे तो ये जो AR है वो r+3 में बदल जाएगा, और फिर ये कोष्टक आ गया। ये जो r है, ये स्मॉल r, ये r+3 में बदल जाएगा, क्योंकि r के स्थान पे हम क्या रखना है, r+3 रखना है। और फिर से ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है r, तो ये हो जाएगा r+3, और इसके साथ में एक माइनस आ रहा है, तो ये माइनस भी लगा दिया मैंने। और फिर कोष्टक बंद करना है, और यहाँ पे आ रहा है x -1 की पावर आ रहा है r के स्थान पे लिखेंगे r+3, और ये -2 आ रहा है, तो ये -2 भी मैंने लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसकी पावर में r+1, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 में से 2 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो ये r+1 बच गया। इसका मतलब ये r+1 बच गया, तो इसका जो गुणांक है ये भी तो 0 के बराबर होगा। तो साथ में, इसके साथ में क्या आएगा, प्लस के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल है, इसलिए प्लस के रूप में आ रहा है। तो इसके साथ में प्लस में आएगा ये r+3, और यहाँ पे r+3 आ रहा है फिर से, तो फिर से r+3 कर दिया। और फिर से इसके साथ में क्या आ रहा है, r+2, क्योंकि देखो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये r+2 ये भी आ रहा है साथ में, और इसको करना है हमें 0 के बराबर। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो मैं इसको टाइप करके बता देता हूँ आपको। तो ये टाइप करके बता दिया मैंने, इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखो AR+3 का मान मैं प्राप्त कर सकता हूँ यहाँ से। तो AR+3 का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें ये मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पर अभी हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मान, R का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि मैं R का मान इसमें 0 पुट करता हूँ, R बराबर 0, जैसे मैं इसमें R बराबर 0 पुट करूँगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, A3 मिलेगा, यहाँ पे A3 मिलेगा। और आप जानते हो ये द्वितीय कोटि की इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे द्वितीय कोटि की इक्वेशन है, तो इसमें 2 कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट तो हो जाएगा A0, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा A1, और यहाँ पे हमें मान मिल रहा है A3 का। तो A2 कहाँ से आएगा, A2 तो गायब हो गया है यहाँ से। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूँ A2 का मान इसमें 0 आएगा। अब कैसे आएगा वो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो इसमें इस फॉर्मूले से नहीं मिलता ना, वो 0 ही होता है। अब 0 क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है, यहाँ पे अधिकतम घात का गुणांक तो मैंने अभी ये इक्वेशन बना ली, अधिकतम घात के गुणांक को 0 लेकर। तो अब जो बचा है A2 ज्ञात करना है। तो A2 कब आएगा, जब यहाँ पे देखो R का मान 2 रख दें तो A2 बनेगा, यहाँ पे भी R का मान 2 रखता हूँ तो A2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे R का मान 2 रखता हूँ तो ये घात है ना जो 3 बन जाएगी। यहाँ पे R का मान 2 रखूँगा तो ये जो घात है ये 0 बनेगी। तो यहाँ पे छोटी घात कौन सी है, 0 वाली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x - 1 इसकी घात क्या हो रही है, 0। तो x - 1 की घात 0, इसका गुणांक 0 के बराबर लगाना है। इसका गुणांक 0 के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर तो देखो इसका गुण ये यहाँ पे तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 गुणांक तो है, 0 वाला पद तो हो नहीं सकता, क्योंकि R का मान में 0 रखूँगा ना तो यहाँ पे घात 1 ही मिलेगी मुझे। यहाँ पे घात कभी भी 0 नहीं हो सकती। इस पद को तो भूल जाओ, केवल यही पद काम में आ रहा है, क्योंकि न्यूनतम घात का पद था ये 0 वाली घात का। अब तो यहाँ पे इसको 0 के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे देखो R का मान मुझे कितना रखना है, 2। तो A2, यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे 2 - 1, और यहाँ पर x की घात के गुणांक को, ये गुणांक तो यही हो गया, बाकी को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से देखो ये तरह तो कांस्टेंट है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, A2 0 है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो आपको तो बस केवल इतना ध्यान रखना है, जो इसमें नहीं आएगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे A2 इससे प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 होगा। अब A2 0 होगा, हमारे पास ये मिल चुका है हमें, A2 का मान 0 है। तो यहाँ पे और कौन कौन 0 होने वाला है, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ और कौन 0 होगा। यहाँ पे A2 0 है, तो यहाँ पे चेंज कितना का आ रहा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R+3 है। इनमें दोनों में चेंज कितना का आ रहा है, 3 का। तो इसमें 3 जोड़ दो आप, इसमें जैसे ही मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा, A5 होगा। तो A5 भी 0 मिलेगा। फिर से 3 जोड़ेंगे तो A8 का मान भी हमें 0 मिलेगा। तो R का मान हम क्या क्या रखें तब 0 मिलेगा, तो R का मान हम ये रखेंगे। यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि A2 यहाँ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो x की पावर 3 के गुणांक को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे, तब A2 का मान 0 मिलेगा। ये वही बात है यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे समझाई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 3 के गुणांक को नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे x - 0 के गुणांक को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे, तब जाके हमें इसका आंसर मिलेगा।
ये A2 का मान 0 मिलेगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा 0 होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि A5 A8 इस तरह से जिसके अंदर 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे फिर से 3 जोड़ोगी तो 11 प्राप्त होगा, फिर से 3 जोड़ोगी तो आगे तक यहाँ पे 0 प्राप्त होगा आपको। तो इसके लिए आर का मान आपने क्या रखा, आर का मान आपने 2 रखा, 5 रखा, 8 रखा। इस तरह से ये कैसे पता चला कि आर का मान क्या रखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या मिला था, A2 मिला था, तो A2 के लिए तो आ गया हमें। फिर इसके बाद हमें क्या मिला था, A5, इसका मान 0 मिला था। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें क्या रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A5 रखा, तो A5 कब मिलेगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 3 के अंदर क्या जोड़े, यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 2, आर का मान क्या रखेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा, A5 मिलेगा। तो आर का मान मैंने 2 कर दिया, तो ये तो मुझे पता चल गया कि आर का मान 2 रखने पर A5 मिलेगा। तो आर के बाद अभी 2 के बाद क्या लिखना है, आगे आगे कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। तो हमारे पास यहाँ पे चेंज देखना है, इसको तो भूल जाओ आप, क्योंकि ये तो गलत टाइप हो गया था। यहाँ पे तो क्या था, x - 1 की पावर 0 थी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 मिल चुका, और यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 का चेंज आ रहा है दोनों में। यहाँ पे r है, यहाँ पे r+3 है, तो यहाँ पे 3 का चेंज है। तो 3 का चेंज करना है आपको, 3 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 8 मिलेगा, 3 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा। और इधर भी आप देख सकते हो A5 0 मिलेगा, तो फिर से 3 ऐड करने पर A8 ये भी 0 मिलेगा, A11 ये भी 0 मिलेगा। इसी तरह से चलता है ये। और ये कैसे आता है, तो ये पहले एग्जाम्पलों में सोल्व कर चुके हैं। और या फिर आप ये जो फॉर्मूला है उसमें मान रख सकते हो, आप A2 रख के देख लो आपको मिल जाएगा, A5 रख के देख लो आपको 0 मिलेगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ A5 को। तो A5 के लिए आप 2 रखोगे तो 2 + 3, तो ये तो जाएगा A5, और इस साइड में जाएगा माइनस, यहाँ पे ये r का मान रखोगे आप, और इस साइड में क्या होगा, r का मान 2 रखोगे तो A2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे कुछ भी मिले आपको, A2 तो आपको 0 ही है, क्योंकि A2 तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो A2 0 है, A2 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया है कि A5 तो यहाँ पे 0 मिलेगा। A5 0 है, तो जैसे अगला नंबर आएगा A8 वो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से 0 होते जाएंगे ये। तो हमारे पास यहाँ पे इतने वैल्यू में मिल चुकी है। जो बाकी बचा हुआ, यानी कि r का मान अभी तो 1 भी रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रख दिया है हमने यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे आ गया, तो r का मान 3, 5, 4 रखना है, 5 रख दिया यहाँ पे। इस तरह से बाकी जो भी मान है उसको भी तो रखना है अभी, तो उसको भी रखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने रख दिया r का मान 4 रख दिया, तो r का मान जैसे हम 4 रखेंगे फिर से 0 प्राप्त होगा। ये इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको देखते ही पता चल रहा है कि r का मान जैसे हम 4 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पे। तो r का मान 4 रखने पे 0 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि r का मान जब हम 4 रखेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे देखो चेंज कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 में 3 जोड़ो 7, तो 7 में भी हमें 0 मिलेगा। 7 में 3 जोड़ो 10, 10 में भी 0 मिलेगा। यानी कि r के इन सभी मानों में 0 मिलेगा। जब तक हम 3 का अंतर बनाते जाएंगे हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 4 करेंगे हम, तो जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4 + 3 तो 7 हो जाएगा। यानी कि A7 का मान हमें 0 मिल चुका है। यहाँ पे A7 का मान हमें 0 मिल चुका है। आगे कौन कौन 0 होगा अब इसकी वजह से बहुत सारे 0 होंगे। कौन कौन से 0 होंगे, 3 जोड़ के देख लो आप। यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा A10, तो A10 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 जोड़ दो तो A क्या होगा 13, A13 भी क्या होगा 0 होगा। इस तरह से आगे तक 0 होगा। 3 का अंतर जितना भी आएगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखो 3 जोड़ा फिर से 0 मिलेगा। यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो इसके लिए भी 0 होगा, तो आगे तक 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये मान प्राप्त कर लिया। r के इनके लिए आ गया, r के इन मान के लिए भी आ चुका। अब r के कौन कौन से मान बचे हमारे पास, r का मान 1, 2 यहाँ पे आ गया, 3, 4 यहाँ पे आ चुका है, 5 यहाँ पे आ चुका है, तो r का मान 6। ये जो मान है इनके लिए हम सोल्व करके देखेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे अब 1, 3, 6, तो ये भी रख के हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया ये r का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, 3 रख दिया। ये मान रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो सब मान तो हमने यहाँ पे यूज में ले लिया। r के जो मान हमने यहाँ पे यूज में ले लिया उनकी तो ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो हमें मान मिल चुका है। अब जो बच चुके हैं, जैसे 0 का मान कभी नहीं रखा तो 0 भी याद करेंगे, 1 भी रखेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जैसे मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा A3 मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे 0 रखने से A3 मिल रहा है, ये 2/3 ये 0 मिल चुका। और फिर इससे आगे हम 1 रखेंगे, तो 1 रखने के बाद हमें ये मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे जब 1 पुट करोगे आप तो A4 मिलेगा, तो A4 इस तरह से मिलेगा। और ये जो A1 है
ए वन कहाँ से आएगा, तो ए वन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो द्वितीय कोटि की इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की इक्वेशन है, तो ए जीरो और ए वन जितनी कोटि की इक्वेशन होती है उतने शुरू के उतने कांस्टेंट होते हैं, वो नियत रहते हैं। यहाँ पे ए जीरो और ए वन, क्योंकि दो कांस्टेंट होना चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट बनेंगे यहाँ पे। तो ए जीरो और ए वन, तो ए वन में जो भी आया ए वन के रूम में रहेगा। अब यहाँ पे फिर आर का मान 3 पुट करोगे आप, तो आर का मान जैसे 3 पुट करोगे ए सिक्स मिलेगा आपको। और ए सिक्स का मान क्या होगा, इस तरह से होगा, जैसे ए सिक्स का मान ये आ गया पास, ए थ्री के रूम में आ गया। ए थ्री का मान आप वापस यहाँ से पुट कर दोगे, यहाँ से ए थ्री का मान उठाना है 2/3, तो 2/3 यहाँ पे पुट किया, तो ये वापस क्या आ गया, ए जीरो के रूम में आ गया। इस तरह से देखो ए वन और ए जीरो के रूम में आएंगे सभी, क्योंकि ए वन और ए जीरो दोनों कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। इसी तरह से आगे तक हम प्राप्त करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो बाकी सब तो जीरो आ चुका था, A5 A7 इस तरह से जो ये बचे हुए हैं इन्हीं के मान हमें मिले हुए हैं और आगे तक मिलते जाएंगे इसके मान, क्योंकि इनफाइनाइट मान है, बहुत सारे मान है। तो हमने यहाँ पे ये इतने से मान प्राप्त कर लिए, ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गए ये तो यहाँ पर ये मान हमने कांस्टेंट के प्राप्त कर लिए। और हमारा जो हल था वो हमने इस तरह से माना था। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, सिग्मा को ओपन करेंगे, तो सिग्मा को ओपन कर लिया, यहाँ पे ये जो समीशन का चिन्ह है इसको ओपन कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखो आर का मान 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3 इस तरह से। तो आर का मान 0 1 2 3 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो आर का मान 0 पुट किया तो ये पद मिला, 1 के लिए ये, 2 के लिए, इसी तरह से इनफाइनाइट पद मिलेंगे। यहाँ पे हमने A6 तक तो हमने ज्ञात कर लिया था, तो A6 के बाद में A9 भी ज्ञात कर लिया, जरूरी नहीं है आप ज्ञात करो, 3-4 वैल्यू ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो 1 2 आपने 3 वैल्यू याद कर ली, 3 तो काफ़ी होती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। 4 भी याद कर ली तो कोई बात नहीं, टाइम हो तो 4 भी याद कर लो, 5 भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखो यहाँ पे हम कांस्टेंट के मान रखेंगे, A0 A1 ये तो कांस्टेंट है ये दोनों। तो अब यहाँ पे A2 A3 इनके मान रखेंगे हम, तो इनके मान रखने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी हमें। यहाँ पर हमने A9 तक ज्ञात कर लिया, तो A9 तक मैंने इस इक्वेशन को बनाया है यहाँ पे, और A9 तक का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये वैल्यू जैसे पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो रहता का वो हट जाएंगे। यहाँ से देखो A5 A8 A11 A7 A10 इनके जो पत्ते वो तो हट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो तो जीरो होंगे। और इनके अलावा A3 का पत्ता वो रहेगा, A4 का रहेगा, A6 का रहेगा, A9 का रहेगा, वो पद मैंने यहाँ पे रख लिया इसके अंदर। और यहाँ पे जो देखो A0 और A1 आ रहा है, इसके अंदर दो ही तरह के पद आ रहे हैं। तो A1 वाले तो यहाँ पे आ गए कांस्टेंट, कॉमन ले लिया मैंने A1 को, और A0 वाला पद मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। और आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे तो मैंने डॉट 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 किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने डॉट लगाना छोड़ दिया इसके आगे। ऐसा क्यों किया है, सीरीज तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो डॉट 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 चलता रहना चाहिए था आगे, लेकिन मैंने ऐसा ही नहीं किया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया। इसका रीज़न ये है कि जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि इसका मान प्राप्त करोगे, A7 A3 प्राप्त कर लिया, A4 A6 आगे तक आप प्राप्त करोगे ना, तो आपको केवल यही वैल्यू मिलेगा, A0 का मिलेगा। A1 वाले कांस्टेंट यहीं पे समाप्त हो जाएंगे, केवल ये दो ही वैल्यू पर। ये दो ही वैल्यू आ रही है इसके लिए। अब इसका रीज़न बता देता हूँ, दो ही वैल्यू क्यों आ रही है यहाँ पे A2 तो 0 आ गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे A2 यहाँ पे 0 आ गया था। A2 वाली सीरीज यहाँ पे 0 हो गई। फिर यहाँ पे A7 वाली सीरीज यहाँ पे 0 हो चुकी है, यहाँ पे ये भी 0 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे A4 से शुरू हो जाती है ये सीरीज। A4 A7 यहाँ से लेकर ये आगे तक 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे केवल A3 बचता है। A3 में आप जैसे 3 जोड़ोगे, A3 में 3 जोड़ोगे तो A3 में तो 6 आएगा, तो ये पद मिलेगा आपको डायरेक्ट। ये नहीं मिलेगा, ये तो एक बच गया था बीच में जो किसी में नहीं आया था, इसलिए मैंने ये भी ज्ञात किया। तो A1 के लिए एक तो ये पद मिला आपको, और A1 के लिए खुद A1 का पद बचा। तो यहाँ पे आप फिर से 3 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो ये पद मिलेगा। 9 के बाद आप फिर से जोड़ोगे तो 11 पद मिलेगा, यानी कि A11 मिलेगा आपको। फिर से 3 जोड़ोगे, ये 9 के बाद ये 12 मिलेगा यहाँ पे, इस तरह से 9 के बाद में 3 जोड़ोगे 12 मिलेगा। फिर से 3 जोड़ोगे इसके अंदर तो 15 वाला पद मिलेगा। इस तरह से ये पद मिलते जाएंगे, और इन सब में लास्ट में 0 बचेगा, क्योंकि ये सब 0 वाले सीरीज में चल रहे हैं। क्योंकि 3 वाले में 0 आ रहा है, तो 3 के बाद आप कितने भी 3 जोड़ते जाओ, सब में 0 आएगा। तो इन सब में तो लास्ट में A0 आएगा, इसमें भी लास्ट में A0 आएगा। A1 किस में आएगा, A1 आएगा 4 वाली सीरीज में। तो 4 वाली सीरीज को देखते हैं, A4 यानी कि A4, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, A0 मिलेगा, A1 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो A7,
A7 तो यहाँ पे देखो ये 0 हो चुका, फिर से 3 जोड़ेंगे A10, ये तो ये वाली सीरीज आ गई, और इसके बाद की तो पूरी सीरीज 0 बन रही है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो केवल ये A4 वाला पद ही बनेगा अधिकतम, यानी कि A4 वाला जो गुणांक है वही मिलेगा। इससे आगे के जो गुणांक है उसमें किसी में भी A1 नहीं आएगा, इसलिए A1 के केवल 2 ही पद आए हैं। एक तो ये A1 वाला ये स्वयं ये खुद आया है, और एक ये A4 वाला इधर जो लास्ट में ये A4 वाला, ये 2 ही पद आए हैं A1 के, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगा के नहीं लिखा। और आप लिख भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा सकते हो, चलता है इतना। तो ये हो चुका आंसर, एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।